दोस्तों, मैं विवेकानंद। आज हम लोग हिस्ट्री टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये मेरा पहला लेक्चर है हिस्ट्री टॉपिक पर। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि हिस्ट्री हमें जो है कैसे पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। दो चीज़ें इस पर प्रमुखता से मुद्दा उभर कर सामने आता है कि हिस्ट्री में कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, उसका सिलेबस क्या होना चाहिए। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो दो चीज़ों को हमेशा रखें, एक सिलेबस, उसके अलावा बुक लिस्ट। इसके अलावा एक होता है कि सिंपल बुक लिस्ट, एक होता है रेफरेंस मटेरियल, एक होता है एनसीईआरटी। कुछ ऐसे बुक्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल होते हैं, कुछ ऐसे बुक्स आते हैं जो रेफरेंस बुक्स होते हैं जिसका उपयोग होता है। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, किसी दूसरे लेक्चर में करेंगे, किताब कौन सा पढ़ें। आज हम लोग जो है हिस्ट्री का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और पहले टॉपिक यानी सोर्स की चर्चा करेंगे कि उसका क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे सॉल्व करना चाहिए, यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन कैसे आता है, बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन कैसे आता है, सबका चर्चा एक एक करके करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप सिलेबस हिस्ट्री का देखेंगे तो पहला टॉपिक होता है स्रोत। ये पहला टॉपिक है। ठीक है, सोर्स। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसका उपयोग आपको यूपीएससी मेंस के ऑप्शनल में, स्टेट पीसीएस के ऑप्शनल में, इसके अलावा जीएस 1 जो आता है, हर एक साल 5 से 6 क्वेश्चन जो है जीएस 1 में हिस्ट्री से पूछा जाता है। तो पूछा जाता है जो, और कभी कभी तो ऐसा होता है उसमें सिलेबस में एंशिएंट हिस्ट्री का नाम नहीं है, लेकिन एंशिएंट से भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले जब यूपीएससी का मेंस हुआ था, एक सवाल पूछा गया था कि इतिहास लेखन में जो है अभिलेख और सिक्के, ये वाला सवाल पूछा गया था। ये ठीक है, एक सवाल ये भी पूछा गया था जीएस 1 में जो है, यूपीएससी मेंस के जीएस 1 में। उसके अलावा एक और सवाल पूछा गया था इस पर, ये विदेशी यात्रियों का, कि भारत का जो हिस्टोरियोग्राफी यानी इतिहास लेखन हुआ है, जो इतिहास लिखा गया है, उसमें विदेशी लेखकों ने, ये जो विदेशी यात्री है, जो भारत में बहुत सारे विदेशी यात्री घूमने आए, उसमें उसको 3 भागों में बांटते हैं, चीनी, यूनानी, अरबी। तो इसने इतिहास लेखन में किस प्रकार मदद की है, तो इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन मोटा मोटी ये अनुमान लगना चाहिए कि सवाल कहीं से भी किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, क्योंकि कोई एक डिफाइंड सिलेबस नहीं है, मोटा मोटी सिलेबस दिया गया है। अब हम लोग सोर्स की चर्चा करते हैं। स्रोत होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, कोई भी ऐसा चीज़ जो हमको जानकारी प्रदान करे, वो सोर्स हो सकता है। इसके दो रूपों में हो सकता है, या तो साहित्यिक हो सकता है या पुरातात्विक हो सकता है। इसको हम लोग सीधे शब्दों में बात करें तो कोई भी चीज़ हमें जिससे हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है, वो या तो हमें लिखित रूप में प्राप्त हो सकती है, या हमको कुछ जो है पत्थर के रूप में मिल सकता है। जैसे कुछ ऐसे पत्थर मिलते हैं जिससे हमें नवपाषाण काल का स्रोत मिलता है। नवपाषाण न्यूलिथिक एज यानी नवपाषाण काल के बहुत सारे जो हथियार मिलते हैं, खुर्ची मिलता है, हसिया मिलता है, कुदाल मिलता है। तो इससे हमें अंदाज़ा लगता है कि नहीं, नवपाषाण काल में जो है कुदाल से खेती होता होगा, एक अंदाज़ा लगता है। ये सब जितने ही प्रकार के जो भी चीज़ें मिलती है ना, ये पुरातात्विक स्रोतों में आता है। ठीक है, जैसे कुछ दिनों पहले जो है गुजरात के लोथल में एक डेयरी प्रोडक्ट मिला है, तो वो एक पुरातात्विक स्रोत में आ जाएगा। राखी गढ़ी में जो है सिक्के का स्रोत मिला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बागपत में जो है सिक्कों का बहुत बड़ा भंडार मिला है, तो ये सब पुरातात्विक स्रोत में आ जाएगा। तो मोटा मोटी स्रोत समझ में आ गया होगा। स्रोत का मतलब सीधा होता है कि कोई भी ऐसा चीज़ जो हमको जानकारी प्रदान करे, जिससे इतिहास लेखन में मदद हो। जानकारी कुछ भी नहीं, जानकारी का मतलब ये हो गया कि जिससे हमें इतिहास लेखन में मदद हो, उसका उपयोग जो है हम स्रोत के रूप में कर सकते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है साहित्यिक स्रोत होता है, एक पुरातात्विक स्रोत होता है। ठीक है, अब जब भी हम लोग हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, चूँकि क्या होता है, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में समय कम होता है और इतना समय नहीं होता है कि हम लोग इसका तैयारी बार बार करें। तो जब भी आप यूपीएससी का हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी करें, तो सब्जेक्ट की पढ़ाई करने के साथ साथ जो है क्वेश्चन को भी देखना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे उस टॉपिक से पूछा गया है। जैसे अगर मैंने कहा कि मैं आज सोर्स चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो सोर्स चैप्टर से कितने प्रकार के सवाल बन जाते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे कि कौन कौन से सवाल बनते हैं, कैसे हमको अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, जैसे जब हम पहले हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में। जो साहित्यिक और धार्मिक स्रोत होता है, इसमें भी 2 प्रकार होते हैं जो लिटरेटरी सोर्सेज हैं, यानी साहित्यिक हैं। एक है धार्मिक स्रोत, दूसरा है गैर धार्मिक स्रोत। जो धार्मिक में आता है ये है धार्मिक, जो ये धार्मिक है ये है जो धार्मिक स्रोतों में आता है, उसमें आता है ये आता है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग। ठीक है, भारत में धार्मिक स्रोतों को 4-5 भागों में बांटा गया, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग। ठीक है, वेदांग के बारे में पता ही होगा, वेदांग के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है,
और जो ये उपनिषद होता है, उपनिषद का सीधा सीधा मतलब होता है गुरु के पास समीप जाकर बैठना, बट उपनिषद वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है उसको उपनिषद कहा गया है। वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है उसको उपनिषद कहा गया है। ठीक है, हम लोग शुरू से इसकी चर्चा करते हैं। तो ये जो धार्मिक स्रोत होता है, तो हमें ये भी देखना है, अगर वेदों के बारे में सीधा सवाल यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, लेकिन वेद के बारे में नेट जीआरएफ में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जो जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, जैसे यूपीएससी अगर प्रीलिम्स की बात करें, इसमें सवाल आ जाता है। ठीक है, वेद 4 प्रकार के होते हैं, वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जैसे पूछ देगा यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन सामवेद से कि संगीत के बारे में संगीत का अध्ययन जो है कौन से वेदों से संबंधित है, ये सामवेद हो जाएगा। पिचास के बारे में या अर्थतंत्र के बारे में या जो है पूजा पाठ, मंत्रोच्चारण, इन सब की चर्चा कहाँ की गई है, ये सब क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, पीसीएस के पीटी में पूछ सकता है, इसके अलावा जो है बीपीएससी के पीटी में कहीं पर भी पूछ सकता है। तो ये जो शब्द है भूत पिचास या पूजा पाठ, मंत्रोच्चारण, ये सब अर्थववेद से संबंधित है। ठीक है, तो जो अर्थववेद, तो ये ऐसे सवाल जो है पीटी में सवाल पूछे जाते हैं, प्रिलिमिनरी जो भी एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो ये लेकिन यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं। ठीक है, वेद ब्राह्मण से भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आरण्यक जो होता है इससे सवाल पीटी में बनते हैं, मेंस में नहीं बनते हैं, यूपीएससी पीटी में नहीं बनता है। ठीक है, उसके अलावा ये हो गया आपको, ये धार्मिक स्रोत हो गया, वेदों के बारे में जानना जरूरी है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये हो गया धार्मिक स्रोत। ठीक है, कुछ ऐसे साहित्य होते हैं जो जैसे कि एक होता है धार्मिक, होता है गैर धार्मिक। गैर धार्मिक बहुत सारी चीज़ें आती हैं, देसी लेखक, विदेशी लेखक। जैसे कि एक गैर धार्मिक में जो महत्वपूर्ण सवाल यूपीएससी मेंस में बनता है वो यहाँ से बनता है। ठीक है, ये साहित्यिक स्रोत ही है, साहित्यिक स्रोत का दूसरा भाग है। जैसे चीनी, यूनानी, अरबी जो भी लेखक हुए हैं भारत में, इससे सवाल बनता है। मैंने पहले भी बताया यूपीएससी मेंस में इससे सवाल 2 बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा स्टेट पीसीएस में, इसके अलावा यूपीएससी मेंस में ऑप्शन में एक न एक सवाल बनता ही बनता है। ठीक है, तो हमारे इतिहास लेखन में क्या हुआ है कि सिर्फ हम ही ने, हमारे देसी लेखकों ने ही नहीं बल्कि विदेशी लेखकों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हमारे यहाँ जो भी पहले इतिहास लिखे जाते थे उसमें कुछ बहुत सारी कमियाँ थी। कमी क्या था, जैसे कि हमारे यहाँ जो भी इतिहास लिखे गए उसमें तिथि का डेट का वर्णन नहीं होता था, मतलब जैसे उसमें तिथि लिखा नहीं होता था। जैसे अगर बाद में अर्थशास्त्र की जो पुस्तकें मिली हैं उसमें बहुत सारे जो है कमियां हैं। जैसे उसमें तिथियों का विवरण स्पष्ट नहीं दिया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें यह भी नहीं दिया हुआ है कि ये भी इस बात पर भी विद्वानों के बीच संशय बना हुआ है कि अर्थशास्त्र को एक ही विद्वानों ने लिखा है। ठीक है, तो इस पर भी एक डिबेट है जो कि अभी तक चल रहा है और आगे भी चलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है हमारे जो भारतीय इतिहास लिखे गए, जैसे जो भी पुराण, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग या जो है जो भी पुराण लिखे गए हैं, इसमें बहुत सारी कमी ये था कि काल क्षेत्र का मतलब ये होता है टाइम पीरियड का वर्णन नहीं है। उसके अलावा जो है एरिया, क्षेत्र का वर्णन नहीं है कि जैसे एग्जैक्ट जो है, जैसे अर्थशास्त्र की पुस्तक एग्जैक्ट वास्तविकता में कहाँ पर लिखा गया है, मेगास्थनीज की इंडिका, ये तो पता है कि किसके बारे में लिखा गया है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है इसकी चर्चा उस पुस्तक में नहीं की गई है। कुछ ऐसी कमियां हैं इसलिए हमें जो है विदेशी किताबों का अध्ययन करना पड़ता है और यूपीएससी मेंस में यहीं से सवाल बन जाता है। यूपीएससी मेंस में एक सवाल पूछा गया था कि जो है ये जो विदेशी पुस्तकें हैं इसने हमारे इतिहास को लिखने में किस प्रकार मदद की है। जैसे साहित्यिक में ही एक आ गया, एक प्रकार हो गया चीनी लेखक, यूनानी लेखक, अरबी लेखक। मोटा मोटी जितने भी विदेशी लेखक हुए हैं जिन्होंने हमारे भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है उसको 3 भागों में बांटते हैं, चीनी, यूनानी, अरबी लेखक। ठीक है, तो भागों में बांटते हैं। चीनी लेखकों में कौन कौन सा आ जाता है, एक फाहियान आ जाता है, एक ह्वेनसांग आ जाता है, एक इत्सिंग आ जाता है। ठीक है, जैसे फाहियान ये क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी मेंस में तो इसको एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट लिखना है। अगर मान लो विदेशी लेखकों ने किस प्रकार हमारे इतिहास लेखन में मदद की है तो उसमें पहले तो एक इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखते वक्त जब भी आंसर लिखेंगे तो एक जो है इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन देने के बाद जो है उसमें ये भी बताएंगे कि इसके क्वेश्चन कहाँ से कैसे लिखना है। तो इंट्रोडक्शन के बाद जो है पहले विदेशी लेखक कौन कौन थे, कहाँ से कैसे आए थे, और उसके बाद फैक्चुअल डाटा में पूरा ये डालना है चीनी लेखक आए थे, चीनी लेखकों ने किस प्रकार योगदान दिया। हालांकि उसमें कुछ कमियां थी। तो चीनी लेखकों में कौन कौन थे, एक फाहियान थे, एक ह्वेनसांग थे, एक इत्सिंग थे। फाहियान जो है भारत में गुप्त काल के लगभग आए थे
3 से 3rd to 5th सेंचुरी, तीसरी से 5वीं सदी के बीच में फाहियान आया था जो है। उसके बाद जो है ह्वेनसांग आया था 6th सेंचुरी में, 6ठी 7वीं सदी के बीच में, ठीक है। और उसके बाद जो है इत्सिंग आया था। फिर यूनानी लेखक बहुत सारे हुए। जैसे अब जब भी जैसे कोई भी आंसर लिखना तो चीनी लेखकों का विवरण देने के बाद उसमें तुरंत ये लिखना इसमें कमी क्या थी, तब जाके अच्छा मार्क्स मिलता है। एक अच्छा जो राइटर होता है वो ऐसे ही लिखता है। तो चीनी लेखकों में जो सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो हर एक चीज़ों को जो है बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से देखते थे, बौद्ध दृष्टिकोण से देखते थे, ठीक है। उन्होंने भारत में पॉलिटिकल हिस्ट्री की चर्चा अधिक नहीं की है। जैसे फाहियान जब भारत आया उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा ही नहीं की है, ठीक है। यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री को उन्होंने चर्चा बिल्कुल हटा दिया है। उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री की यानी सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताया है, ठीक है। कुछ ऐसे इतिहासकार हुए जैसे यूनानी इतिहासकार हुए, इन्होंने भी भारत के बारे में बहुत कुछ कहा है। जैसे एक पुस्तक थी यूनानी इतिहासकारों की, एक प्लिनी जो हेरोडोटस है उसने भी भारत के बारे में लिखा है, स्ट्रेबो है उसने भी भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है प्लिनी का। एक और पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, जिनको जो है 80 AD के लगभग में लिखा गया था। जो पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी एक पुस्तक है, इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री की चर्चा नहीं है लेकिन भारत के वाणिज्य व्यापार के बारे में चर्चा है। जो भारत का साउथ यानी दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, जैसे केरला है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तो उसका व्यापार किस तरह विदेशी क्षेत्रों से होता है, इस बात की चर्चा पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी की पुस्तक है उसमें मिलती है। तो जब भी हम लोग आंसर लिखेंगे कि विदेशी लेखकों ने भारतीय इतिहास लेखन में किस प्रकार मदद की है, तो उसकी भी चर्चा लिखेंगे, ठीक है, यूनानी में। तो और फिर उसका जो है आलोचना भी करेंगे। तो चीनी, यूनानी, अरबी लेखकों में जो है बहुत सारे लेखक आ गए हैं। जैसे एक अलबरूनी का हो गया, या बहुत सारे हैं, अल-मसूदी है, अलबरूनी है, इनकी चर्चा है। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप फैक्चुअल डाटा लिखेंगे, उसकी आलोचना करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साहित्यिक स्रोत की चर्चा, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं ये जब भी क्वेश्चन, हाँ, और जब भी टॉपिक पढ़ेंगे तो टॉपिक के साथ साथ उस टॉपिक से संबंधित कितने प्रकार के क्वेश्चन भारत में बन गए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग साहित्यिक स्रोत देख चुके हैं, अब हम लोग पुरातात्विक स्रोत देखते हैं। जो पुरातात्विक स्रोत है इसमें जो है मुख्यतः 4-5 प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है अभिलेख, दूसरा होता है सिक्के, तीसरा मृदभांड, मोहरें, चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, ठीक है। एक्चुअली में ये विभाजन जो है ये पढ़ाई के दृष्टिकोण से सुलभ बनाने के लिए ये किया गया है। पुरातात्विक स्रोतों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसमें 2 सबसे इम्पोर्टेंट है मेंस के हिसाब से, यानी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, एक अभिलेख और सिक्के, ठीक है। और अभिलेख में पीटी से भी कुछ सवाल आ जाते हैं, जैसे पूछ देगा कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है, या पूछ देगा कि गौतमी बलश्री किससे संबंधित है। तो अभिलेख का नाम, अभिलेख जो है कौन से राजा के बारे में है, उसका लोकेशन कौन सा है, ये पीटी के हिसाब से महत्वपूर्ण है। बट कभी कभी जब सवाल आता है कि अभिलेख ने हमारे इतिहास लेखन में किस प्रकार मदद की है, तो हमें पूरे अभिलेख का नाम और उसकी विषय वस्तु पूरी तरह याद रहनी चाहिए। तो पीटी मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कभी कभी सवाल जो है यूपीएससी मेंस में सवाल कभी कभी सिर्फ और सिर्फ सिक्के के बारे में पूछ देता है। तो हमको हर एक रूप में तैयार रहना है, चाहे जैसे भी सवाल पूछे। अगर मान लो अभिलेख के बारे में पूछ देगा तो अभिलेख का पूरा लिख दो, अगर अभिलेख और सिक्का मिक्स करके पूछेगा तो दोनों मिक्स करके लिखो, ठीक है। ये कोई नहीं जानता कि सवाल कैसे आएगा, ठीक है। अपने आप को पहले तैयार रखो। तो एक पहला अभिलेख हो गया। और अभिलेख किसे कहते हैं, कोई भी एक पत्थर का टुकड़ा या कुछ भी ऐसा चीज़ लिखा हो जिससे हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो। जैसे अशोक का अभिलेख हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो अशोक के अभिलेख को पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। मान लो ये क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीलिम्स में एक बार पूछ दिया था, और यूपीएससी के पीटी में भी पूछा जा चुका है। जेम्स प्रिंसेप पर क्वेश्चन, जो अशोक के अभिलेख को पहली बार किसने पढ़ा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और मेंस में तो हर एक साल पूछे जाते हैं कोई ना कोई सवाल। तो अभिलेख, हर एक अभिलेख का नाम, विषय वस्तु, कौन से राजा के बारे में है, इसका तो अध्ययन करना ही करना है। और अभिलेख और सिक्के को पूरी तरह याद कर लेना है। जैसे सिक्के ने हमारे इतिहास लेखन में किस प्रकार मदद की है, जैसे इसका मैं इसे समझाता हूँ। जैसे बहुत सारे सिक्के जब एक जगह मिल जाता है तो ऐसा अनुमान लगाते हैं हम लोग की, एक अनुमान इतिहासकारों ने भी लगाया है कि वो जो है राज्य, वो सिक्का जिस राजा से संबंधित है उसका भाग रहा होगा, ठीक है। और जैसे एक सिक्का मिला है समुद्रगुप्त का जो एक सिक्का मिला है उस पर एक शब्द अंकित है अश्वमेध पराक्रम का, ठीक है। उससे लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि जो है समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया होगा। एक बार एक सिक्का मिला है समुद्रगुप्त का जिसमें उसको जो है वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये वो जो है संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। तो चूँकि उस समय अभिलेख के स्रोत ही हैं तो इसके बारे में हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं। ये यूपीएससी मेंस में ऐसे ही लिखना है, फैक्ट के आधार पर एकदम उसको बात को प्रूफ करना है, हवाई नहीं करना है।
सिक्के हैं तो समुद्रगुप्त के सिक्कों के आधार पर ये अनुमान लगाते हैं कि वो जो है संगीत का प्रेमी रहा होगा। इसके अलावा उसके जो एक सिक्के मिले हैं उससे ये पता चलता है कि अश्वमेध पराक्रम वो करता होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं। तो अभिलेख, सिक्के, मृदभांड में हमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है। मृदभांड का जो है ना, मृदभांड टॉपिक यानी पोट्री टॉपिक जो है, इस पर डिस्कशन एक अलग क्लास में करेंगे। जो मृदभांड टॉपिक है इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे एक होता है ओसीपी, एक होता है BRW। BRW का फुल फॉर्म होता है ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, OCP, BRW, एक होता है PGW, एक होता है NBPW। ठीक है, ये मृदभांड का अलग अलग टाइप है, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, BRW का मतलब होता है ब्लैक एंड रेड वेयर, PGW का मतलब होता है चित्रित दूसरा मृदभांड, इसी को कहते हैं PGW को ही, और NBPW नॉर्दर्न ब्लैक एंड पेंटेड रेड वेयर। ठीक है, ये NBPW इसी को कहते हैं। तो ये मृदभांड के अलग अलग प्रकार हैं, तो इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो इससे भी सवाल बन जाते हैं, बट इससे सवाल जो है मेंस में नहीं बनते हैं, पीटी में बनते हैं। मेंस के लिए बस यही दो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और दूसरा जो है एक मोहरें आती हैं। जैसे मोहरे में क्या हो गया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी मोहरें मिली हैं। ठीक है, तो मोहरों से पीटी में सवाल बन जाते हैं, मेंस में सवाल बिल्कुल नहीं बनते हैं। चित्रकला है, स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है। अगर किसी पीसीएस में सिर्फ ये पूछ देता है कि पुरातात्विक स्रोतों के बारे में लिखिए, तो पूरा चर्चा करना है, अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, मोहरें, चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला। बट यूपीएससी में क्या होता है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। यूपीएससी में और पीसीएस में, यूपीएससी में माइन्यूट सवाल पूछता है, मतलब जो है सेक्शन बाय सेक्शन सवाल पूछता है। जैसे पूरा नहीं पूछेगा, पुरातात्विक स्रोत पूरा नहीं पूछता है, पूछेगा तो या तो अभिलेख के बारे में पूछ देगा या सिक्के के बारे में पूछ देगा या दोनों को मिक्स करके पूछेगा। बट पीसीएस में क्या होता है कि कभी पूरा सेक्शन ही पूछ देता है, और अलग करके पूछा तो कोई बात नहीं, अगर पूरा सेक्शन पूछ दिया तो पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया पुरातात्विक स्रोत। अब जो है कभी कभी इस बार जो सवाल आया था, जो यूपीएससी मेंस में सवाल पूछे जा चुके हैं, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जैसे पुराणों का योगदान के बारे में बताइए। ठीक है, कभी कभी पूछा गया है कि जो भारत में लैंड ग्रांट सिस्टम था, यानी भूमि अनुदान का सिस्टम था, तो भारत में भूमि अनुदान की शुरुआत जो है ना पहली बार सातवाहन काल में हुई थी। तो इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये चूँकि ये टॉपिक जो है सोर्स से ही संबंधित है, लेकिन हम लोग इसका अध्ययन बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि जो भूमि अनुदान है वो सिर्फ एक पीरियड बेस में नहीं पूछा जाता है। भूमि अनुदान जो है पूरा एंशिएंट मेडिवल मिला के पूछा जाता है। यानी पूछ देगा 12वीं सदी तक भूमि अनुदान की क्या स्थिति थी, 12वीं सदी तक भूमि अनुदान की यानी लैंड ग्रांट सिस्टम की क्या स्थिति थी, इस पर चर्चा करेंगे। तो इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत ही जो है सातवाहन काल में हुई है। तो भूमि अनुदान के बारे में सातवाहन काल में क्या बोला गया है, नारद स्मृति में या कल्व स्मृति में क्या बोला गया है, सबकी चर्चा करनी है। ठीक है, तो स्रोत का जो है अभी हम लोगों ने चर्चा किया, साहित्यिक स्रोत का, पुरातात्विक स्रोत का क्या है, इसके अलावे कहाँ से कौन से सवाल पूछे जाते हैं, कैसे पढ़नी चाहिए, और जो डिफरेंट टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे विदेशी लेखकों ने हमारे इतिहास लेखन में किस प्रकार मदद की है, या हमारे यहाँ कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है कि साहित्यिक स्रोत में ऐसी क्या कमी है जो हमें पुरातात्विक स्रोत की ज़रूरत पड़ गई। या इसी को उल्टा करके पूछ देगा कि क्या केवल साहित्यिक स्रोतों से हम इतिहास लेखन में क्या हम केवल साहित्यिक स्रोतों से इतिहास लिख सकते हैं। यूपीएससी मेंस में ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। अगर ऐसा पूछा गया तो बच्चों के मन में सवाल उभर कर सामने आता है, क्या हम लोग पुरातात्विक की चर्चा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर पुरातात्विक नहीं भी पूछा जाता है फिर भी यहाँ चर्चा करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या साहित्यिक स्रोतों से हमें इतिहास लेखन में मदद मिलेगी, तो साहित्यिक स्रोत के बारे में पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर ये बताना है उसके कितने प्रकार होते हैं, उसका क्या उपयोग है, फिर हम लोग उसका कमी बताएंगे, उसमें कमी क्या थी। तो हमारे यहाँ जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उसमें काल, क्षेत्र, उसमें जो है जो हमारे यहाँ साहित्यिक स्रोत हुए हैं उसमें जो सबसे बड़ी जो कमी रही है उसमें काल की, क्षेत्र की, काल का, तथ्यों का कमी रहा है। ठीक है, उसमें जो है फैक्ट बेस्ड की कमी है। ठीक है, एरिया की कमी है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता है। पूर्वाग्रह है। ठीक है, पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि अपने मन से मनगढ़ंत जो है अपनी तारीफ में कुछ ना कुछ लिखवाना। ठीक है, या अपने मन से कुछ भी लिखना। और जो है बहुआयामी नहीं है, मतलब कोई लेखक जो हुआ है वो किसी खास क्षेत्र के बारे में ही बताता है ना, और उस खास क्षेत्र के बारे में खास चीज़ों का वर्णन करता है। तो जैसे मान लो अर्थशास्त्र का कुटिल लेकर चाणक्य की पुस्तक है, तो भारत की आम जनता के बारे में उससे कुछ पता नहीं चलता है।
अर्थशास्त्र की पुस्तकों से हमें सिर्फ मौर्यन काल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की जो गवर्नेंस सिस्टम यानी प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसके बारे में पता चलती है, लेकिन वहाँ की आम जनता की क्या स्थिति थी उसके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, तो इसकी कमी है। तो अगर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ये जो है पूरा इसकी कमी बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है पुरातात्विक की चर्चा करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो है कोई भी पुरातात्विक स्रोत, अब सवाल, अच्छा एक सवाल दिमाग में आता है कि पुरातात्विक स्रोत हमारे लिए उपयोगी क्यों होते हैं। पहला चीज़, इससे जो है तिथि का पता चल जाता है, डेट का पता चल जाता है। जैसे अशोक का अभिलेख है तो उस पर एग्जैक्ट तिथि वर्णित है, उससे तिथि वर्णित है, उसके अलावा क्षेत्र वर्णित है, कहाँ पे कौन सी लोकेशन है, ठीक है, तिथि वर्णित है, क्षेत्र वर्णित है। उसके अलावा उसमें यह भी वर्णित है कि जो बहुआयामी है, जीवन के बारे में पता चलता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो है तथ्य पूर्वाग्रह, इसमें पूर्वाग्रह की संभावना नहीं रहती है। तो जब भी साहित्यिक स्रोत के सवाल आए तो हमको पहले जो है इसमें उसके इंट्रोडक्शन, उसकी विशेषताएं, उपयोगी क्यों है, उसमें क्या कमी थी, और तुरंत जो है पुरातात्विक स्रोत का प्रॉपर्टी का विशेषता थोड़ा बहुत बता के लास्ट में जो है कंक्लूजन लिख के आंसर निकाल देना है, ठीक है। तो आज का ये हिस्ट्री का पहला लेक्चर है जिसमें हमने सोर्सेज के बारे में चर्चा की, ठीक है। अगले लेक्चर की चर्चा हम लोग किसी दूसरे दिन करेंगे। अगले दिन हम लोग ये भी देखेंगे, एक सवाल यूपीएससी में उसमें पूछा जा चुका है कि क्या प्राचीन भारतीयों में इतिहास का बोध था। इतिहास लेखन की जो कसौटी होती है उसमें काल, क्षेत्र, तथ्य, पूर्वाग्रह से मुक्त होना, एक बहुआयामी लेखन, इन सब चीज़ों, ये सब इतिहास लेखन की प्रमुख कसौटी है। मतलब इसके आधार पर ये देखा जाता है कि कोई भी पुस्तक जो है हिस्टोरिकल है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में से अगर पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो हम लोग जो है इसकी चर्चा किसी दूसरे लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही।